बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 5 जुलाई 2025 है और आज दिन है हफ्ते का। आज की ताज़ा तरीन बड़ी खबरों से इस व्लॉग का आगाज़ करेंगे। नाज़रीन किराम, गाज़ा की जंगबंदी से पहले गाज़ा में क़यामत बरपा है। इसराइल के मुसलसल हमलों में गाज़ा के आम शहरी मारे जा रहे हैं। इस हवाले से एक बड़ी खबर मेरे सामने मौजूद है जिसमें बताया गया है कि पिछले 24 घंटों में इसराइल के गाज़ा पर हमलों में तकरीबन 300 के लगभग लोग ज़ख्मी हुए हैं और 70 से ज़ायद लोग जाँ भाग हुए हैं। ये गाज़ा की वजारत सेहत की तरफ से नशर होने वाली रिपोर्ट है। इसके अलावा एक बड़ी खबर ये सामने आ रही है जिसे अल जज़ीरा ने नशर किया है कि अब तक 700 लोग जो गाज़ा में आटा लेने गए वो अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। अमेरिका और इसराइल ने GHF नामी इदारा बनाया गाज़ा में, जहां पर वो इमदादी सामान तकसीम करते हैं, लेकिन जो लोग वहां इमदाद लेने जाते हैं उन पर फायरिंग हो जाती है। चुनांचे अब तक 700 लोग जो आटा लेने गए, इमदाद लेने गए, वो इसराइली और अमरीकी मराकज़ में जान की बाजी हार गए और उन पर हमले हुए। चुनांचे यूरोपीय यूनियन का जो साबका जो खारजा उमूर का सरबराह है जोसेफ बोरेल, उसने भी कहा कि ये इमदाद के नाम पर गोलियां बांटने का सिलसिला बंद होना चाहिए और 550 से ज़ायद लोग गाज़ा में आटे के हुसूल के लिए मारे गए हैं। ये यूरोपीय यूनियन के खारजा उमूर के सरबराह जोसेफ बोरेल का बयान है। फिर नाज़रीन किराम, एक और ख़बर यह आ रही है आज कि जहां इमदादी सामान तकसीम होता है वहां पर 2 अमरीकी जो काम करने वाले थे वो ज़ख्मी हुए हैं। इसराइली फ़ौज ने यह बात बताई है कि उनके ऊपर कोई बम फेंका गया है रफ़ा में, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हुए हैं। तो गाज़ा में मुसलसल बदतरीन किस्म के इंसानी हुकूक पामाल हो रहे हैं और वहाँ लोगों पर जुल्म और सितम जारी है। मेरे पास एक और ख़बर है जिसे दी गार्डियन ने नशर किया है। बरतानिया का मशहूर दी गार्डियन या दी गार्जियन जो मीडिया नेटवर्क है, उसकी रिपोर्ट ये है कि गाज़ा के जो बच्चे हैं वो महज उनकी हड्डियाँ रह गई हैं और वो बच्चे नहीं रहे हैं। क्योंकि गाज़ा में बहुत से बच्चे हैं जो भूख की वजह से मर गए हैं और भूख की वजह से उनके ऊपर मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों के हमले हो चुके हैं। यहाँ तक कि वहाँ जो फार्मूला मिल्क होता है बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर, वो तो दस्तयाब ही नहीं है, जिसकी वजह से बच्चे तड़प कर जाने दे रहे हैं। अब गाज़ा के अंदर जंगबंदी के हवाले से अगले 48 घंटे बड़े अहम हैं। हमास की तरफ से बताया गया है कि हम जंगबंदी के हालिया प्रपोजल पर मुत्तफ़िक हैं, लेकिन चंद चीज़ों की तब्दीली के साथ, जिसमें गाज़ा में जो इमदादी सामान तकसीम करने का अमेरिका और इसराइल का इदारा है ये बंद होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत गाज़ा के लोगों को इमदाद तकसीम करने की इजाज़त होनी चाहिए। एक तो ये हमास ने शर्त रखी है। दूसरा, आलमी सतह पर जो आलमी इदारे हैं वो ये कह चुके हैं कि गाज़ा में जो इमदादी सामान तकसीम करने का इदारा है अमेरिका और इसराइल का, ये बिल्कुल ठीक नहीं है, इसे बंद होना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के मातहत इदारों के ज़रिए से जो इमदादी सामान है वो तकसीम होना चाहिए। तो आज रात जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके अगले 10 से 15 घंटों में मज़ीद तफसीलात आएंगी। इसराइल के अंदर जंगी काबीना का एक इजलास है जिसमें गाज़ा की जंगबंदी के हवाले से मामलात को डिस्कस किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर इसराइल के मशहूर अखबार दी यरूशलेम पोस्ट में छपने वाला एक मजमून और एक रिपोर्ट बड़ी अहम है कि क्या इसराइल गाज़ा की जंगबंदी के बाद गाज़ा से अपनी फ़ौजें निकाल लेगा या अपने कैदियों को छुड़ाकर दोबारा गाज़ा में कब्ज़ा जमाने के लिए आ जाएगा। ये मजमून बड़ा अहम है। ये इसराइल के मशहूर अखबार दी यरूशलेम पोस्ट में ये इसराइल के आर्मी चीफ़ के हवाले से ये मजमून छपा है। इस मजमून के अंदर इसराइली आर्मी चीफ़ ने 3 ऑप्शन पोस्ट वार यानी गाज़ा की जंग जो बंद होगी इसके बाद के जो 3 ऑप्शन हैं वो बताए हैं। वो कौन से हैं? पहला ऑप्शन ये है कि गाज़ा पर मुकम्मल फ़ौजी कब्ज़ा हो और फ़ौजी हुकूमत का नफाज हो। ये सबसे कम पसंदीदा ऑप्शन है, इसराइली आर्मी चीफ़ ने कहा, क्योंकि इसमें ख़तरा यह है कि 15 से 20 लाख गाज़ा के शहरियों को इसराइली फ़ौज गाज़ा में कंट्रोल नहीं कर सकती है। दूसरा ऑप्शन ये दिया गया है कि गाज़ा का मुहासरा बरकरार रखा जाए और वक्फे से गाज़ा में हमले किए जाएं। इससे जो हमास है वो थक जाएगी और वो मज़ीद लड़ना नहीं चाहेगी और इससे इसराइली फ़ौज को भी ख़तरात कम होंगे। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन ये दिया इसराइली आर्मी चीफ़ ने कि गाज़ा की जंगबंदी कर दी जाए, सीज़ फायर डील कर ली जाए, इसराइली यरगमालियों को रिहा कर लिया जाए और उसके बदले जंगबंदी हो जाए। इसका फ़ायदा इसराइली फ़ौज को ये होगा कि सरहदों के लिए, यानी जो बाकी सरहदें हैं लबनान की, शाम की और ईरान से जो लड़ाई है उसके लिए इसराइली फ़ौज को तैयारी का मौका मिलेगा और इसराइल की जो बर्री फ़िज़ाई फ़ौज है उसको आराम का मौका मिलेगा, रिज़र्व फ़ौजियों को भी सुकून मिलेगा। अगर हमास इनकार करे या सियासी क़यादत ना माने तो फिर दूसरे ऑप्शन पर गौर हो सकता है, ये इसराइली आर्मी चीफ़ ने कहा। नाज़रीन किराम,
इस बात का अंदेशा मौजूद है कि गज़ा में इसराइली यरगमालियों की रिहाई के बाद दोबारा गज़ा की जंग शुरू हो जाए, यानी डेडलॉक बरकरार रहे, हमास और इसराइल किसी बात पर मुत्तफिक ना हो तो दोबारा जंग शुरू हो जाए। तो यूँ इसराइल को अपने कैदी भी गज़ा से छुड़वाने का मौका मिल जाएगा और मज़ीद दोबारा हमले की भी उसे तैयारी मिल जाएगी। इस बात का अंदेशा मौजूद है। लेकिन वो अलग बात है कि इस वक्त ट्रंप की तरफ से कतर, मिस्र, तुर्की वगैरह की तरफ से गारंटी और ज़मानतें दी जा रही हैं हमास को कि गज़ा की जंगबंदी के बदले आप जंगबंदी के लिए तैयार हों, हम गज़ा पर दोबारा जंग शुरू करने नहीं देंगे। लेकिन अमेरिकी सदर ट्रंप क्या कहता है? वो ये कहता है कि गज़ा के बारे में हमें कुछ ना कुछ करना होगा। हमने गज़ा में बहुत से पैसे लगा दिए हैं और गज़ा का मसला ये बहुत पेचीदा मसला है। तो हकीकत ये है नाज़रीन इकराम, जैसा कि इसराइली मुतशद्दद किस्म के सहयूनी वज़ीर भी मुतालबा कर चुके हैं कि गज़ा पर मुकम्मल इसराइल का कब्ज़ा होना चाहिए। और इस बात का पता इससे चलता है, यानी ये जो इसराइल का गज़ा पर कब्ज़े का प्लान है मुस्तकिल तौर पर, इसका कई चीज़ों से अंदाज़ा होता है। एक तो गज़ा में सारी बिल्डिंग तबाह कर दी गई हैं, रफ़ा पूरा तबाह कर दिया गया है, खान यूनस पूरा तबाह कर दिया गया है, गज़ा के लोगों को सिर्फ 30% इलाके में धकेल दिया गया है, जैसा कि खुद इसराइली फ़ौज दावा कर चुकी है। दूसरा, वेस्ट बैंक फ़लस्तीन का जो मगरबी किनारा है, मगरबी पट्टी है, उसमें इसराइली फ़ौज ने वहाँ पर मुख्तलिफ़ तरह की कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी हैं और वहाँ नई नई यहूदी बस्तियाँ वेस्ट बैंक के अंदर तामीर हो रही हैं। मेरे पास जो एक ताज़ा रिपोर्ट आई है कि 70 ख़ानदान हैं फ़लस्तीन के अंदर, जो अरीहा एक इलाका है, वहाँ से उनको ज़बरदस्ती 70 फैमिलीज़ को निकाला गया है और उनको निकाल कर वहाँ यहूदियों को बसाने के लिए बस्तियाँ बसाई जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 128 से 178 नई यहूदी बस्तियाँ गज़ा के फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक इलाके में बसाई जा रही हैं और वहाँ पर जो बिल्डिंग्स गिराई गई हैं, यानी जो फ़लस्तीनियों के घर गिरा दिए जाते हैं, वहाँ पर इसराइलियों के घर बनाए जाते हैं। और अब ये भी खबरें आ रही हैं कि फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक में बड़े बड़े बुर्ज अल-कुद्स के अंदर बिलखुसूस बनाए जाएंगे यहूदियों के लिए, क्योंकि जगह इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फ्लैट्स या टावर्स बनाए जाएंगे जिनमें यहूदियों को रखा जाएगा। और यही नहीं, जो तफसीलात आई हैं उनके मुताबिक ये जो नेतन्याहू की हुकूमत है, इसने पिछले 1 से 1.5 साल में, जब से गज़ा की जंग शुरू है, फ़लस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों में यहूदी बस्तियों को तेज़ कर दिया है, यानी फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा उनका तेज़ हो गया है। और इस बात के लिए भी इसराइल की नेतन्याहू की हुकूमत के वज़ीर कह चुके हैं कि हमें पूरा फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक इलाका इसराइल में ज़म कर देना चाहिए। और इसराइली पार्लियामेंट में यह कानून तो बहुत पहले मंजूर हो चुका है कि फ़लस्तीन का वेस्ट बैंक मगरबी पट्टी या दिफ़ा अल-गरबिया के नाम से कोई इलाका नहीं है, ये यहूदा और सामरा की ज़मीनें हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जिनसे बात मालूम होती है कि गज़ा की जंगबंदी ये आर्जी हो सकती है और इसके बाद दोबारा जंग छिड़ सकती है। बहरहाल यहाँ पर एक और ख़बर का जिक्र ज़रूरी है कि इसराइल में जो मुसलसल अफरा तफरी है, इंतशार है 7 अक्टूबर के बाद, उसकी वजह से इसराइली शहरी इसराइल से दीगर मुल्कों की तरफ फ़रार हुए हैं। चुनाचे कब्रस, साइप्रस, ये यूनान के मातहत एक बहुत बड़ा जजीरा है। ये अलग, अगरचे कब्रस 2 हैं, एक तुर्की के कंट्रोल में है, एक यूनान के कंट्रोल में है। जो यूनान के कंट्रोल में है कब्रस है, वहाँ पर हज़ारों इसराइली जाकर आबाद हो चुके हैं और वहाँ पर इसराइली शहरियों ने कब्रस में जाकर ज़मीनें ख़रीद ली हैं। अब यूनान के मातहत जो कब्रस के लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर अपोजिशन जमातों ने कहा कि जिस तरह से धड़ाधड़ यहूदी आकर, इसराइली आकर हमारे कब्रस की ज़मीनों में आबाद हो रहे हैं, इससे तो एक वक्त आएगा पूरा कब्रस जो है वो इसराइल के यहूदियों का हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है आलमी मीडिया पर कि क्या ये नई अर्ज़ मऊद है इसराइली शहरियों के लिए, क्या ये नया इसराइल है जो कब्रस के अंदर बनाया जा रहा है। और कब्रस इसराइली क्यों जा रहे हैं? क्योंकि नाज़रीन इकराम, इसराइल से कब्रस जो है वो बहुत नज़दीक है। वहाँ समुद्री कश्तियों के ज़रिए से भी जाया जा सकता है और जहाज़ के ज़रिए से महज 20-30 मिनट लगते हैं या उससे भी कम वक्त लगता है, और फिर वहाँ से इसराइल आना जाना आसान है। तो इसलिए इस जजीरे पर इसराइली जाकर आबाद हो रहे हैं। और फिर बड़ी तादाद में इसराइली बाकी मुल्कों में भी गए हैं गज़ा की जंग की वजह से, और बाकी ईरान की वजह से भी, जो ईरान के साथ जो हालिया क्लैश हुआ था उसकी वजह से इसराइली शहरियों में एतमाद बहुत कम हुआ है कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पाया था। मुस्तकबिल में अगर कोई क्लैश होता है तो फिर उनकी ज़िंदगियाँ ख़तरे में होंगी, तो इस वजह से बहुत से लोग इसराइल से गए हैं। यहाँ पर कुछ मज़ीद ताज़ा खबरें आपके सामने रखेंगे। इसराइल ने लबनान पर हमले तेज़ कर दिए हैं। लबनान में आज भी हमले हुए हैं जिसमें हिजबुल्लाह से वाबस्ता अनासर को निशाना बनाने का दावा किया गया है। और इसके साथ साथ इसराइली फ़ौज की मुसलसल पिछले 2-3 दिनों में कार्रवाइयों में दर्जनों मकामात पर बमबारी हुई है। यहाँ तक कि गुज़श्ता रोज़ की जाने वाली बमबारी में लबनान में 300 से ज़ायद हिजबुल्लाह के रॉकेट्स या मिसाइलों को तबाह करने का भी इसराइल ने दावा किया था। हालांकि इसराइल और लबनान की भी जंगबंदी है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल के लबनान पर हमले रुके नहीं हैं। एक और बड़ी खबर है, ये शाम से है। शाम और इसराइल के दरमियान दोस्ती की खबरें उरूज पर हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पसे पर्दा सीक्रेट जो टॉक्स हैं वो मुकम्मल हो रही हैं और जल्द इसराइल को शाम तस्लीम कर लेगा, जैसा कि
शामी वज़ीर ख़ारजा असद हसन शेबानी ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को यकीन दहानी कराई थी कि हम 1974 के माहदे की रोशनी में इसराइल के साथ डील करने को गोलान पहाड़ियों पर तैयार हैं। और आज की एक अच्छी खबर ये आई है, यानी एक नई खबर है कि बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लामी जो है वो आज शाम पहुंचा है और दमिश्क के अंदर खड़े होकर उसने शामी हुकूमत को भी तस्लीम करने का ऐलान किया है और शामी हुकूमत पर लगी जो बरतानवी पाबंदियाँ हैं उन्हें ख़त्म करने का ऐलान किया है। और बरतानिया ने इसराइल और शाम के बीच जो डील है या पीस मुआहिदा है इसको सपोर्ट करने का ऐलान किया। याद रहे बरतानिया ही ने इसराइल को फ़लस्तीनी ज़मीनों पर एक मुल्क बनाकर दिया था और बरतानिया ही का मशरक़ वस्ता समेत बाकी इलाकों पर कब्ज़ा था। और अब बरतानिया भी अमेरिका के साथ है ये जो इब्राहिमी मुआहिदा है उसमें शामिल है, यानी कि शाम जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले। यहाँ पर 4 मुसलमान मुल्कों के नाम बिलखुसूस सामने आए हैं कि वो इसराइल को तस्लीम करेंगे। इनमें एक तो यही शाम है, दूसरा लबनान है, तीसरा सऊदी अरब है और चौथा गालिबन सल्तनत ओमान है जिनका इस वक्त नाम लिया जा रहा है और बाज़ लोग तो 10 मुल्क भी नाम ले रहे हैं। लेकिन सऊदी अरब के हवाले से खबर है, सऊदी वज़ीर ख़ारजा से सवाल हुआ कि क्या आप इसराइल को तस्लीम करेंगे, तो सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि हमारा हदफ पहले गज़ा की जंग को बंद करवाना है और हमारा दूसरा हदफ फ़लस्तीन की रियासत को यानी 2 स्टेट सोल्यूशन की तरफ जाना है, यानी फ़लस्तीन की रियासत बनाना है। लेकिन अमेरिका के अंदर सऊदी अरब के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं खालिद बिन सलमान, उन्होंने ट्रंप से मुलाकात की है और उसमें उन्होंने मुलाकात अमरीकी सदर के नुमाइंदा खुसूसी बराए मशरक़ वस्ता स्टीव विटकोफ से भी की है। अब ये मुलाकात 2 वजह से हुई है, एक तो इब्राहिमी मुआहिदे की वजह से और दूसरा ईरान और अमरीका और इसराइल के दरमियान जो तनाव है उसकी वजह से। बाज़ मीडिया पर यह कहा गया है कि सऊदी अरब जो है वो डील करवाने के लिए ट्रंप यानी इसराइल, अमरीका और ईरान के बीच डील के लिए वो कोशा है, सालिसी कर रहा है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इसराइल के साथ सऊदी अरब के रिलेशन के हवाले से मामला तय पा रहे हैं और जल्द सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा।